दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ भी बाय सेल नहीं करना है। अगर आप करते हैं, आपको प्रॉफिट होता है, आपको लॉस होता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट्स के साथ में कि आज के मार्केट के अंदर क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है, क्या कुछ न्यूज़ है जिससे हम मार्केट को सीख पाएँ। अब देखिए, निफ्टी को देखते हैं। सबसे पहले 24,716 के आसपास की क्लोजिंग है। 34 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में निफ्टी ने क्लोज किया, यानी कुछ खास बड़ी तेजी भी नहीं थी और कुछ खास बड़ी मंदी भी नहीं थी। अब ऐसा मार्केट जब भी होता है ना, तो उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। एक रेंज के अंदर बाउंड मार्केट बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ भी नहीं है और बहुत खराब भी न्यूज़ नहीं है। निफ्टी बैंक को देखिए 153 पॉइंट्स ऊपर, यानी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप की बात करें 355 पॉइंट्स ऊपर, यानी आधे % के आसपास की तेजी। स्मॉल कैप को देखिए तो 1% के साथ में उछाल है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, छोटी और मीडियम कंपनीज होती हैं, तो आज के दिन इन कंपनीज में तेजी, यानी मोस्टली जो ग्रोथ कंपनीज उनके स्टॉक्स ने अच्छा किया है। अब एडवांस और डिक्लाइन का मतलब यह है कि कितने स्टॉक्स प्लस में है और कितने स्टॉक्स माइनस में है क्लोजिंग बेसिस में। तो आज के दिन आधी कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में गए हैं, आधी कंपनीज के स्टॉक्स माइनस में जाके बंद हुए हैं। आगे चल के देखते हैं सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया। तो आज के दिन जो अच्छा परफॉर्म कर चुका है, निफ्टी रियल्टी कर चुका है। रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई, इस वजह से ये सेक्टर प्लस में है। सरकारी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, एफएमसीजी ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। बाकी खराब परफॉर्म निफ्टी आईटी ने किया, मेटल ने किया और फार्मा ने किया। साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज को भी हम इसमें इंक्लूड करके चल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट ने परफॉर्मेंस तो आपको ऐसा दिखाया है कि मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं है, कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे अगर हम देखने चले तो Q4 का जो जीडीपी प्रिंट है, जो डेटा है, वो मोर देन एक्सपेक्टेड आया था। जैसे आपने अगर डेटा देखा होगा तो आपको पता होगा, एक्सपेक्टेशंस अगर आपने कंपैरिजन किया होगा उसका या नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोर देन एक्सपेक्टेड है। अच्छी बात है, क्योंकि जीडीपी जितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे ज़्यादा बढ़ती है तो उसका फ़ायदा होता है मार्केट को। साथ में अगर आप देखोगे तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ चुका है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। सरकार के पास में जितना पैसा आएगा टैक्स की वजह से, सरकार उतना ही कैपेक्स कर सकती है, कंट्री को ग्रोथ दिलाने के लिए वहाँ पे खर्चा कर सकती है। साथ में आरबीआई रेट कट भी हो सकती है इस हफ्ते। तो ये 3 अच्छी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मार्केट को इतना कुछ खास नहीं चला है या इतना कुछ खास नहीं पड़ा है। लेकिन आज के दिन दोस्तों आप देखोगे तो छोटी और जो मिड कैप कंपनीज उनके स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया और उसके पीछे का रीज़न हम इसी को लेके चल सकते हैं। आगे चल के देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट ने कुछ खास नहीं किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि टैरिफ जो वॉर है वो अभी भी ऑन है। आप न्यूज़ सुन पा रहे होगे, काफ़ी आप वीडियोस को देख पा रहे होगे जिसमें ट्रंप ने वापस से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि धमकी दी है कि टैरिफ को डबल कर दिया जाएगा इंपोर्टेड स्टील के ऊपर। 50% ये हो सकता है जून 4 से। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एशियन जो मार्केट है, चाहे वो जापान हो, हांगकांग हो, मतलब चीन हो, इंडिया हो, जापान हो, इनके स्टॉक्स आज नीचे गए हैं। सेकंड न्यूज़ की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है कुछ हैवी वेट कंपनीज़ में, यानी कुछ बड़ी कंपनीज़ में। उसी की वजह से निफ्टी आज नीचे था। वैसे ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हाफ स्टॉक्स तेजी में, हाफ स्टॉक्स मंदी में। लेकिन जब भी निफ्टी की जो टॉप कंपनीज़ होती है उनके स्टॉक्स गिरते हैं तो उसकी वजह से निफ्टी भी गिरता है। जैसे आप नोट कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये कुछ कंपनीज़ हैं जो निफ्टी की टॉप होल्डिंग्स में आती है। इनके स्टॉक्स में आज बिकवाली देखने को मिली है। तीसरा जो पॉइंट है, एफआईज की बाइंग अब कम होती जा रही है। एफआई की बाइंग बहुत ही मेजर एक रीज़न होता है मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए। आपको पता ही है एफआईज किस तरह से बाय करते हैं। डीआईज की जो बाइंग होती है वो काफ़ी डिफेंसिव होती है, यानी अगर एक स्टॉक 100 रुपीज़ का है और डीआईज को वो स्टॉक बाय करना होगा तो डीआईज ऑर्डर लगाते हैं 99 रुपीज़, 98 रुपीज़, और जैसे जैसे स्टॉक वहाँ पे आते हैं डीआईज की बाइंग चलती है। एफआईज की अगर बाइंग करनी होगी तो एफआईज काफ़ी अग्रेसिवली बाइंग करते हैं। अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का है तो एफआईज जो इंडिया में जो डीलर बैठे रहते हैं उनको कॉल करते हैं कि स्टॉक को बाय कर लो। वो ओपन मार्केट में बाइंग करते हैं मोस्टली, और उसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो डीआईज काफ़ी डिफेंसिव होते हैं, एफआईज काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, और एफआईज की बाइंग भी काफ़ी अग्रेसिव होती है तो एफआई की सेलिंग भी काफ़ी अग्रेसिव होती है। तो उसकी वजह से एफआईज मार्केट को ज़्यादा प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी एफआईज का एक्सपोजर और डीआईज का एक्सपोजर के अंदर ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं रहा है। अपनी जो डीआईज हैं इंडियन मार्केट को काफ़ी सारा ओन करती हैं, काफ़ी अच्छे स्टेक लेके रखी हुई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक लेना नहीं होता है। जैसे आप देखोगे तो कंपनी के पास में, यानी किसी एक्सवाईजी कंपनी है, उसके 70% का जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास में है। अब ज़्यादा स्टेक है तो क्या कंपनी का स्टॉक चलता है क्या? नहीं, वो बाइंग सेलिंग की वजह से चलता है।
तो अगर डीआईएस के पास में स्टेक इंडिया में ज़्यादा भी आ गया, तब भी आपको ये नहीं समझना है कि डीआईएस इंडियन मार्केट को रूल कर सकती है या इंडियन मार्केट को ऑपरेट कर सकती है या ऊपर नीचे कर सकती है। दम एफआईएस के हाथ में होगा, क्योंकि जो अग्रेसिवली बाय करता है, सेल करता है ओपन मार्केट के ऊपर, उसके इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं मार्केट को। तो एफआईएस का अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। कल एफआईएस ने बिकवाली की तकरीबन 6,500 करोड़ की। 30 तारीख को भी बिकवाली हमने देखी, और साथ में अगर आप देखोगे तो 22 तारीख को बिकवाली थी, 21 तारीख को, 20 तारीख को बिकवाली थी। बाइंग की जो बिल्डिंग है ना वो काफ़ी छोटी है, और सेलिंग की जो बिल्डिंग है वो बड़ी है बाइंग की बिल्डिंग के कंपैरिजन में। तो एफआईएस अगर वापस से सेल करना शुरू कर देते हैं तो मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ता है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए। आगे चलते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कोई फ्रेश पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। अब ट्रिगर क्या होता है कि कंपनीज की अच्छी न्यूज़ आ गई, चलो रिजल्ट भी अभी हो चुके हैं कंप्लीट, या फिर सरकार ने टैक्स कम कर दिया, सरकार ने कुछ कैपेक्स कर दिया, किसी सेक्टर के लिए अच्छी बात हो गई, या जीडीपी डेटा चलो अच्छा आ गया, वो बात अलग है क्योंकि उससे पहले ही मार्केट चल चुका था, तो वो भी एक रीज़न है। तो ऐसे कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी मार्केट के अंदर नहीं है, और ना ही कोई नेगेटिव ट्रिगर मार्केट के अंदर है। तो ये एक रीज़न आप बोल सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। टेक्निकल फैक्टर देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट की राय है, ऐसा कुछ नहीं है आपको यहाँ पे कुछ करना है, कुछ बेचना है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह से प्ले करते हैं। रेसिस्टेंस आपको पता ही है, जहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। सपोर्ट की बात करें तो बायर वहाँ पे एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे आप नोट करोगे तो निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है, क्योंकि निफ्टी अभी एक रेंज के अंदर बाउंड है, रेंज बाउंड के क्या होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट होते हैं। तो रेसिस्टेंस अभी बताया जा रहा है 24,900 का, कि निफ्टी अगर एक रेंज में रह सकता है अगर ये 24,900 के नीचे रहता है। तो 24,900 के नीचे अगर रहता है तो ठीक है। एक ब्रेकआउट अगर मिल जाता है ऊपर से, तब बेंचमार्क यानी इंडेक्स हायर लेवल पे पुश कर सकता है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस का खेल आपको पता ही है। तो ये दोस्तों कुछ रीजंस हैं। साथ में हम बात करते हैं गोल्ड प्राइस की, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को सीखना, क्योंकि काफ़ी सारी एसेट क्लासेस होती है जिसमें इक्विटीज़ होती है, गोल्ड होता है, रियल एस्टेट होता है। हर एक इन्वेस्टर अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। किसी में रिटर्न्स ज़्यादा है, किसी में रिस्क भी ज़्यादा है, किसी में रिटर्न्स कम है तो रिस्क भी कम है। अब गोल्ड को दोस्तों मानते हैं सेफ हेवन, कि कुछ भी मार्केट में तकलीफ हो, कुछ भी दुनिया में तकलीफ हो, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई गोल्ड को बाय करता है, और बाइंग ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइसेस ऊपर चल जाते हैं। अब गोल्ड का जो इंट्राडे मूव है वो काफ़ी अच्छा था आज के दिन, काफ़ी बड़ी तेजी के साथ में गोल्ड ने परफॉर्म किया। साथ में अगर आप देखोगे तो यूएसडी सेलिंग वीक है, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। जब भी करेंसी वीक होती है, मार्केट वीक होता है, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। अभी की प्राइसेस की बात करें तो 1,00,000 रुपीज़ के आसपास गोल्ड का प्राइस हो चुका है, और इसमें अगर आप देखोगे तो 1,00,000 रुपीज़ के आसपास चला गया था। अब ये एक थोड़ा सा रुकावट का एक लेवल हम बोल सकते हैं, जहाँ पे गोल्ड अभी रुका हुआ है। अब गोल्ड को किस तरह से इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं? क्या ऐसा है कि इक्विटी इन्वेस्टर गोल्ड को बाय नहीं करेगा? दोस्तों ऐसा नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टर्स भी गोल्ड को बाय करते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। हेजिंग का मतलब यह है कि आपने किसी स्टॉक या इक्विटी को बाय किया, ठीक है, तो बाय आप करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा जब वो इक्विटी ऊपर जाएगी। लेकिन गलती से आपकी इक्विटी नीचे जाती है तो आपको क्या होता है? लॉस होता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए आपको कुछ ऐसा खरीदना पड़ता है जो ऊपर जाए अगर स्टॉक नीचे आए तो, जो कि होता है गोल्ड। अगर स्टॉक मार्केट नीचे आता है, स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं, तो गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। तो आपने मगर मतलब जैसे अगर आपने इक्विटी खरीदी, तो इक्विटी अगर आपकी नीचे जा रही है तो गोल्ड आपका ऊपर जाएगा, जिससे आपका जो लॉसेज है वो कम होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन कितना एक्सपोजर गोल्ड को देके चलता है, क्योंकि किसी का रिस्क ज़्यादा होगा तो गोल्ड को एक्सपोजर कम देके चलेगा, कोई कम रिस्क लेना चाहेगा तो गोल्ड को एक्सपोजर ज़्यादा देके चलेगा। ये आपकी एज के हिसाब से भी हो सकता है, आपका रिटायरमेंट कब है उसके हिसाब से हो सकता है, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से हो सकता है। जैसे गोल्ड को और निफ्टी को हम कंपेयर करके देखते हैं कि गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया पास्ट में और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया पास्ट में। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट वीक कर रहा था। ये जो डार्क लाइन है ये निफ्टी की लाइन है। तो मार्केट वीक था तो गोल्ड क्या कर रहा था? गोल्ड ऊपर था। यहाँ पे भी आप बीच बीच में देखोगे तो करेक्शन था मार्केट के अंदर, बट गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप नोट करोगे तो ये निफ्टी ने अच्छी तेजी पकड़ी, लेकिन गोल्ड यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं करा था। उसके बाद में इस बॉक्स के अंदर आप आओ, यहाँ पे आप देखोगे तो 2008 में जो निफ्टी क्रैश हुआ था उस समय गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा था, गोल्ड अच्छा कर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप नोट करोगे 12 से लेकर 14 में यहाँ पे मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा था, गोल्ड का प्राइस ऊपर है। फिर यहाँ पे मार्केट ने आउट परफॉर्म कर दिया तो गोल्ड का प्राइस स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कोविड में मार्केट ने क्रैश दिखाया तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला गया।
तो गोल्ड डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर के रडार पे होता है। और मोस्टली इन्वेस्टर क्या करेगा, देखो सिंपल सा फंडा है, जो भी चीज़ सस्ते में मिलती है उसको उठाने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर। अगर इक्विटी मार्केट नीचे है तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग की जाती है, बट इक्विटी मार्केट में वो पैसा लगता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके 3-5 साल कम से कम। अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे हैं तो इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा, ऑब्वियस मार्केट कभी तो गिरेगा, तो गोल्ड के प्राइसेस मार्केट को गिरने पे जो भी लॉसेस होते हैं उसको कम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। अच्छा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं? आप तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, उसमें काफ़ी रिस्क होता है कि उसको रखना पड़ता है, लॉकर वगैरह काफ़ी सारी टेंशन होती है। और डिजिटल गोल्ड भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें ETF आते हैं और म्यूचुअल फंड्स आते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये जो मेन ऑप्शंस है ये ज़्यादातर इन्वेस्टर यूज़ लेने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास में क्या गोल्ड है? आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्या? आप नीचे चाहे तो जाके कॉमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, एक और न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मार्केट के अंदर अभी के समय प्ले हो सकती है। एक बड़ी न्यूज़ है एक सेक्टर को लेकर, जिसका नाम है EV और ऑटो सेक्टर। देखो दोस्तों, न्यूज़ आती है 12 बजे के आसपास, और इसके अंदर ये दिखाई देता है कि भारत सरकार ने बोला है कि एक नई स्कीम है कंपनीज के लिए। कंपनीज अलाउ है इंपोर्ट करने के लिए EV, उन EVs का इंपोर्ट, आपको बताइए कि बाहर से खरीदना, इंपोर्ट उन EVs का कर सकती है जिसका प्राइस 35,000 USD तक का है। अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो इसमें आप बोल सकते हैं 29 लाख 30 लाख तक की जो भी गाड़ीज होती है ना, उनको इंडियन कंपनीज इंपोर्ट कर सकती है, यानी बाहर की गाड़ीज को खरीद सकती है। अब देखो, पहले क्या होता था, पहले टैरिफ बहुत ज़्यादा होता था। अब यहाँ पे टैरिफ कम कर दिया, ओनली 15% का, हमेशा के लिए नहीं, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से दोस्तों ये हो सकता है कि इंडियन जो कंपनीज हैं उनकी जो गाड़ियां हैं उनकी डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि बाहर की गाड़ियां पहले के कंपैरिजन में सस्ती आएगी इंडिया में, और वो सस्ती होने की वजह से बिकेगी। तो बिकेगी तो क्या होगा, डिमांड तो ज़्यादा है नहीं, डिमांड तो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, लेकिन सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर प्राइजेस गिरते हैं और कंपनीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। सो देखिए, एक और न्यूज़ आपके सामने इसी से रिलेटेड रखना चाहूँगा। जैसे टेस्ला है, जैसे टेस्ला बाहर की कंपनी है, तो इंडिया के अंदर भी टेस्ला आने की बातचीत चल रही है। तो या तो इंडिया में टेस्ला अपनी फैक्ट्री लगाएगी, या फिर इंडिया में टेस्ला एक्सपोर्ट करेगी, वहाँ पे गाड़ी बना के इंडिया में गाड़ी भेजेगी। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ ये आती है कि टेस्ला नहीं बनाएगी इंडिया में गाड़ियाँ, टेस्ला की जो गाड़ियाँ होगी वहाँ से एक्सपोर्ट की जाएगी, जिसको इंडिया इंपोर्ट करेगा। और अब तो टैरिफ भी काफ़ी कम हो चुका है 15% का। तो इस वजह से जो इंडियन कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति है, उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो भी ऑटो कंपनीज के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, और इसको भी थोड़ा सा आपको देख के चलना चाहिए। देखो दोस्तों, सेकंड जो न्यूज़ है, ग्लोबल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट को लेकर है। अब इसकी वजह से इंडियन कंपनीज किस तरह से इम्पैक्ट हो सकती है और अपने को क्या सीखने को मिल सकता है, उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। देखो, बड़ी न्यूज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा $400 मिलियन स्विट्जरलैंड में AI पर। AI दोस्तों अभी के समय काफ़ी ऑब्वियस बेट हो चुकी है इन्वेस्टर्स के लिए। AI के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, जिनको काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, और स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया। अभी अपने बॉटम से काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक 50-60% के साथ में ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट तो है ही नंबर 1, साथ में AI के ऊपर भी माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है। अब देखो, AI में क्या होता है, जब भी कोई AI कंपनीज होती है, AI क्या है, वो डेटा है, उसको फिल्टर फास्ट करता है। अगर मैं ओपन AI, चैट GPT जैसी कंपनीज की बात करूँ, रोबोटिक्स की बात करूँ, तो वो भी डेटा का खेल होता है। तो जो भी AI वाली कंपनीज होती है उनको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें AI कंपनीज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग कर रही है, और वो है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं एग्जाम्पल देके चलता हूँ, यहाँ पे आप नोट करोगे तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो पैसा है वो एक्सपेंड करने के लिए यूज़ होगा, अपग्रेड करने के लिए यूज़ होगा इनके 4 डेटा सेंटर्स। लोकेशंस आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी इंक्रीज हो रही है AI की डिमांड। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेटा सेंटर्स के ऊपर इन्वेस्टिंग होगी, नए नए डेटा सेंटर खुलेंगे, या फिर जो भी ऐसी कंपनी है जो डेटा सेंटर वाला या डेटा एनालिटिक्स वाला काम करती है AI को, उनके पास में काम ज़्यादा आएगा। जैसे एनवीडिया की बात करें तो नेटवेब को वो काम दे रहा है डेटा सेंटर का, इस तरह से। अब आगे चल के आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे तो एनवीडिया और एप्पल ये भी अपने डेटा सेंटर पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं डेटा सेंटर रेस। AWS की बात करते हैं, अमेजोन की बात करते हैं, एडोबी को भी आप देखोगे, उसके ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। ये भी कंटिन्यू है ऐड करने के लिए डेटा सेंटर्स टू मीट डिमांड। इसके बाद में हम मेटा की बात करते हैं,
इसमें भी आप देखोगे डेटा सेंटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी है, बिगेस्ट डेटा सेंटर सिक्योर कर चुका है $11 बिलियन की फंडिंग। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये न्यूज़ मैं आपको दे चुका हूँ। तो ये जो कंपनीज़ हैं, जो भी डेटा सेंटर वाली कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट इस वजह से पड़ रहा है, उनको काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन इस वजह से मिल रही है क्योंकि एआई फ्यूचर है, साफ दिख रहा है। लेकिन उस फ्यूचर को कौन कौन सी कंपनी अच्छे से कैपिटलाइज कर सकती है, उन कंपनीज के इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपकी नज़र में कोई एआई कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, चाहे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि मार्केट का हाल कुछ ऐसा है। मार्केट एक टाइम पे डाउन ट्रेंड में था, गिरावट हमने देखी, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डबल बॉटम जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद में मार्केट ने रिकवरी लगाई। अब रिकवरी आते आते मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड तो कंप्लीट कर दिया, अब ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो चुका है, लेकिन अप ट्रेंड थोड़ा सा स्लो हो चुका है क्योंकि मार्केट अभी इस समय एक रेंज के अंदर बाउंड है। अब ये जो रिकवरी बनी है ना, ये मोर देन 50% की रिकवरी बनी है, परसेंटेज एक्चुअल बेसिस में नहीं, कि जितना भी मार्केट गिरा है, मार्केट अगर 100 पॉइंट्स गिरा है तो मार्केट ने 60 पॉइंट की रिकवरी तो आपको दे दी है। तो पैटर्न हम बोल सकते हैं कि रिवर्सल यहाँ पे मार्केट के अंदर हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज कर रहा है। और जो टेक्निकल में हम ये देख सकते हैं, जो भी रेसिस्टेंस होता है उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है। तो ये सीखने वाली बात है। अब देखते हैं कितना जल्दी ये होता है, हो भी पाता है या फिर नहीं हो पाता है। मार्केट में किस तरह के सेंटिमेंट्स होते हैं, किस तरह की न्यूज़ होती हैं, उसके हिसाब से अपन चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट के बाद में हम बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ में, यानी कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें यहाँ पे आ रही है और काफ़ी बड़े एक्शंस देखने को मिले हैं। अगेन दोस्तों, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक को आपको बाय सेल नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे सीखना है कि कैसी न्यूज़ किस तरह के स्टॉक्स को किस तरह से इंपैक्ट करती है। अब देखिए, एक फार्मा कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेन, 16% के साथ में स्टॉक चला है। सबसे पहले आप देखोगे गैप अप ओपनिंग, तो जब भी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग होती है उसका मतलब होता है कि पहले से ही कोई अच्छी न्यूज़ होगी जो स्टॉक के प्राइसेस को ऊपर लेके जा रही है। और गैप अप ओपनिंग का मतलब यह है कि वाकई में न्यूज़ अच्छी होगी। अगर वो टिक जाता है या उससे भी ऊपर जाके परफॉर्म करता है, यानी सीरियसली न्यूज़ अच्छी है। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, उसको देखते हैं। न्यूज़ दोस्तों ये है कि Q4 के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो जब भी ऐसी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं या जो भी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं, उनके स्टॉक्स अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। अब पॉइंट ये बनता है कि आप इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर ये देखेगा कि रिजल्ट अच्छे आ गए तो ठीक है, 3 महीने शॉर्ट टर्म हो सकता है स्टॉक अच्छे कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस में देखना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसी कंपनीज हो जिनके स्टॉक्स अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पास्ट का डेटा अगर हम देखें तो हो सकता है 6 से लेकर 18 यानी इतने साल तक परफॉर्म नहीं किया हो। तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग लोग करते हैं स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी होता है, एक्टिव होना पड़ता है आपको। जो भी इन्वेस्टर है उनको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने पड़ते हैं मार्केट को देखते हुए। या फिर लोग क्या करते हैं, सिंपल इंडेक्स बाय कर लेते हैं। जैसे फार्मा कंपनी तो फार्मा का इंडेक्स बाय कर लिया, कोई फार्मा का म्यूचुअल फंड बाय कर लिया। तो ये चीज़ आपको नोट करके चल दी है। ठीक है, आगे चल के हम बात करते हैं सेकंड कंपनी को लेकर जिसका नाम है CDSL। अब देखो, इसने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 10% के आसपास का जंप है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ओपन मार्केट में जब गैप अप स्टॉक नहीं खुलता है और उसके बाद में तेज परफॉर्म करता है, यानी हो सकता है कुछ बड़ी न्यूज़ हो या फिर कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली हो। अब जैसे CDSL के अंदर हम डिस्कस करें कि स्टॉक ने क्यों अच्छा परफॉर्म किया, कैसे यहाँ पे क्या कुछ हुआ, तो रीज़न दोस्तों अभी एक्चुअल किसी को भी नहीं पता है। स्टॉक ने 9% की तेजी दिखाई क्योंकि वॉल्यूम में जंप था। अब जब भी ऐसी कुछ बात होती है कि वॉल्यूम्स में जंप आता है, वॉल्यूम क्या होते हैं, बाइंग सेलिंग की जो क्वांटिटीज़ होती है वो होती है। तो क्वांटिटीज़ बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि किसी बड़े आदमी ने बड़ी क्वांटिटी बाय कर ली है। अब वो बड़ी क्वांटिटी बाय करेगा तो कोई बेचेगा भी। अब बेचने वाले तो कम थे, खरीदने वाले ज़्यादा थे, तो क्या होता है, स्टॉक के प्राइस बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ती है। तो क्यों यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है उनके स्टॉक्स अभी अच्छा कर रहे हैं। कैफिन टेक, आप इसको देखोगे केफिन टेक को, तो 6% के साथ में ऊपर है। कैम्स, आनंद राठी, एंजल वन, ये जो कंपनीज इनके स्टॉक्स ऊपर है। तो आज के दिन इस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको बताइए, कि जब भी मार्केट रिकवर करता है, रिवर्स करता है, तो जो ऐसी कंपनीज होती है जो कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज होती है, CDSL डिपॉजिटरी कंपनी है, ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट आ सकते हैं। क्योंकि Q4 के प्रॉफिट अगर आपने देखे हो तो कुछ खास नहीं थे, लेकिन हमने ये सीखा था मार्केट को देखते हुए कि Q4 के प्रॉफिट ना देखते हुए मार्केट अगले क्वार्टर के प्रॉफिट देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट नीचे से अब रिकवर कर चुका है। तो काफ़ी जो जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में आ सकते हैं और डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नए नए IPOs आ सकते हैं, जिसकी वजह से CDSL को फायदा हो सकता है। अब ऐसा होगा नहीं होगा वो Q1 में पता चलेगा। स्टॉक के प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं तो रिजल्ट भी
अच्छे आने के लिए बहुत मेहनत कंपनी को करनी पड़ती है। तो अभी जो ट्रेडर लोग हैं वो Q4 से Q1 की तरफ बैट कर रहे हैं, और जिसको अगर आप देखोगे तो काफ़ी शानदार यहाँ पे रिकवरी दिखाई। आई थिंक ये भी बॉटम से 50-60% रिकवर हो चुका है। स्टॉक का नेचर क्या है, मार्केट गिरेगा तो बहुत खराब करेगा, मार्केट चलेगा तो बहुत अच्छा कर देगा, गिरेगा तो बहुत खराब, चलेगा तो बहुत अच्छा। तो अभी वही चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है कैम्स है, ये भी इसी से रिलेटेड कंपनी है, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट से, म्यूचुअल फंड, आरटी का काम है कंपनी का, आपको बताइए 4% के साथ में स्टॉक ने तेजी पकड़ी है। इसका भी आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट स्विंग के हिसाब से ये कंपनी परफॉर्म करती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट खराब थे, Q4 में कंपनी ने निराश किया था, बातचीत हमने यहाँ पे की थी, लेकिन हमने ये सीखा कि मार्केट फ्यूचर को देख के परफॉर्म करता है, और मार्केट अगर भी अच्छा कर रहा है तो ये एंटिसिपेशन होता है, ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये जो कंपनीज है वो भी अच्छा कर सकती है। अब करेगी नहीं करेगी वो पता नहीं है, वक्त बताएगा। स्टॉक के प्राइस ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के समय अच्छा ही परफॉर्मेंस हम इनमें देख सकते हैं। येस बैंक में दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है, 8% के साथ में तेजी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या न्यूज़ है, उसके बाद में हम स्टॉक के नेचर को देखते हैं, समझते हैं कि किस किस कंपनीज में कैसे कैसे नेचर होते हैं, कैसे कैसे तरह से स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। तो येस बैंक दोस्तों कंसीडर कर रहा है फंड रेजिंग अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में। देखो दोस्तों, ये एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तरह की कंपनीज होती है मार्केट के अंदर। एक होती है जो क्लीन कंपनीज होती है, और एक होती है जो डर्टी कंपनी होती है। अब जो ऑलरेडी क्लीन कंपनी है, या तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा, या जो डर्टी कंपनी है जो क्लीन होने की कोशिश करी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा। अब जो डर्टी कंपनी होती है वो क्लीन होने की कोशिश करती है, तो उसमें पैसा भी बड़ा बनता है, क्योंकि क्या है, मार्केट को तो लग रहा है ये कंपनी तो खराब है लेकिन वो अच्छी हो रही है, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है जिससे स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो डर्टी कंपनीज होती है उनको क्लीन होना इतना आसान नहीं होता है, उनमें पैसे लगाते रहो, फंड रेज करते रहो, सरकार हेल्प करती रहेगी, आपकी दुनिया भर के बैंक्स आके आपकी हेल्प करेंगे, तब भी आपसे कुछ होता नहीं है, तो फिर मतलब नहीं है, स्टॉक के प्राइसेस नहीं चलते हैं। और वही अभी येस बैंक के अंदर आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस है, ये बीच बीच में कभी न्यूज़ आती है तो स्टॉक अच्छा कर देता है, बाकी स्टॉक अभी नीचे है। ठीक है, ऊपर से काफ़ी गिर चुका है, क्रैश हो चुका है, और स्टॉक अभी ऊपर नहीं जा रहा है। एक और है सीखने की बात, जो है वोडाफोन आइडिया, उसके अंदर भी आपने नोट किया होगा कि सरकार बहुत पैसा लगाते जा रही है, लेकिन अब सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए कि हमारे बस की नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सरकार ने हाथ डाल दिया इस कंपनी के अंदर, सेक्टर के अंदर, या फिर सरकार फोकस कर रही है सेक्टर के ऊपर, तो वो चलेगा ही चलेगा। क्लीन होनी चाहिए कंपनीज, डिफेंस कंपनीज के चले हैं स्टॉक, रेलवेज के चले हैं, क्योंकि उन कंपनीज में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कंपनी फंडामेंटली ही घटिया होगी उन कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप लोग आपको खरीदना है बेचना है वो आपकी अपनी इच्छा है, आप खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं, लॉस प्रॉफिट दोनों आपका है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मार्केट में किस तरह से चीज़ें प्ले करती है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है मचडॉक। इसमें भी आज काफ़ी बड़ा एक्शन था, न्यूज़ प्ले कर रही है, 3% के साथ में स्टॉक आज नीचे गिरा है। अब इसमें देखते हैं। देखो दोस्तों, 3 दिन पहले आपको पता होगा तो इसके Q4 के रिजल्ट आए थे। रिजल्ट कैसे थे? रिजल्ट अच्छे नहीं थे। प्रॉफिट कंपनी का 51% के साथ में टैंक हुआ था, यानी गिरा था। तो स्टॉक भी 7% के साथ में गिर गया था। अब होता क्या है कि नंबर्स अगर एक्सपेक्टेशन से खराब आते हैं तो स्टॉक नीचे आते हैं, अच्छे आते हैं तो ऊपर जाता है, ये रिएक्शन होता है। अब लॉन्ग टर्म में स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस कंपनी का स्टॉक का चार्ट, तो 20 में ये जो स्टॉक था 84 रुपीज़ का था, अभी के समय 3,380 रुपीज़ का हो चुका है। अच्छी ग्रोथ इसमें मिली है। यहाँ से भी स्टॉक जो 2000 का था वो 4000 की कोशिश कर रहा है, तो डबल ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे चल रही है। अब देखिए यहाँ पे बात यह है कि इस कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, काफ़ी अच्छी, आगे के लिए काफ़ी अच्छी दी है। तो रिजल्ट खराब होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक 20% के साथ में नीचे आ गया, क्योंकि आगे की गाइडेंस अच्छी है। तो जब भी आगे की गाइडेंस अच्छी होती है तो इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा, उस स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे ट्रेडर फायदा उठाएगा अगले क्वार्टर के रिजल्ट को देखने के लिए, वो क्वार्टर के रिजल्ट आएगा उससे पहले बेच के अपने प्रॉफिट को लेकर निकल जाएगा। इन्वेस्टर लगे रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ग्रोथ बनती है लॉन्ग टर्म में। अब जैसे यहाँ पे आप नोट करोगे ना, तो बड़े ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन की है मचडॉक ने। सिंपली अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो आप नोट कर सकते हैं कि शेयर का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अच्छी दी है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। एक्सपेक्ट कंपनी कर रही है बड़े ऑर्डर अगले महीने के लिए, क्योंकि सरकार ने जितना भी बजट यहाँ पे डिसाइड कर रखा था उतने ऑर्डर्स अभी तक मिले नहीं है। ऑब्वियस सरकार और ज़्यादा ऑर्डर्स इसको दे सकती है। तो ये रीज़न है मचडॉक शिप बिल्डर के स्टॉक का गिरने का, और साथ में लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ बनी है उसके पीछे का। नेटवेब ये भी आज गिरा है 2-3%। कल परसों आपने देखा होगा अच्छी तेजी इसमें बनी है।
आज के दिन स्टॉक ने थोड़ा ठंडा परफॉर्म किया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे हैं, खराब है, कैसे देख सकते हैं। गूगल पे आप जाओगे, कंपनी का नेम लिखोगे स्टॉक का, आपको नीचे ये 2 बॉक्स मिलेंगे। हर कंपनी इसमें ज़रूरी नहीं आपको मिले, कुछ कंपनीज के एक्सपेक्टेशन डेटा नहीं होता है, कुछ का होता है, तो आपको जिसका डेटा है उसके मिल जाएगा। देखो वाइनवा बेसिस में कंपनी के रिजल्ट कैसे थे, 55% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा था पिछले साल के कंपैरिजन में। तो मार्केट सही जा रहा है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। बाकी ट्रेडिशनल जो आईटी कंपनीज होती है जो 10-20% के साथ में बढ़ती है, उससे ज़्यादा बढ़ रही है, तो वैल्यूएशन भी इसको ज़्यादा मिल रही है, तो वो सही है। ईपीएस बीट का मतलब दोस्तों ये होता है कि नंबर्स एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुके हैं, यानी जितनी मार्केट ने सोचा था उससे 28% ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसके आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके रिजल्ट के अंदर स्टॉक अच्छा कर रहा है। साथ में मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा सेंटर वाली कंपनी है। एनवीडिया की बात करें, डेटा सेंटर पे लगी हुई है। एप्पल की बात करें, डेटा सेंटर पे लगी हुई है। इसके साथ में अमेजोन हो गया, आपका मेटा हो गया, आगे चल के हम देखें ओपन एआई हो गया, जो कि सबसे बड़ा अभी डेटा सेंटर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, बट अभी अगर हम देखें कि हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं एआई की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ओपन एआई का, यानी चैट जीपीटी का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही हैं। उसी की वजह से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्विंग बन रहा है और नीचे से काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे बन चुकी है ऑलरेडी। देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करता है। वैल्यूएशन देखे तो 100 का पी है। अब ऐसी कंपनीज की वैल्यूएशन मार्केट ज़्यादा देके चलता है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर इन्वेस्टर है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टेड हो चुके हैं। अब देखेंगे आगे चल के ये कंपनी बड़ी बन पाती है या फिर नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी होती है और कंपनी काम कैसे कर पाती है। ये काम तो कंपनी के पास में भरा पड़ा है, काफ़ी काम है, बट काम ईमानदारी से यहाँ पे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ स्टॉक्स थे, आपको बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी है, बिकवाली नहीं करनी है। वीडियो को देखने के बाद में जस्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम देख सकते हैं स्टॉक्स को, कंपनीज को, और क्या हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं यूएस मार्केट को लेकर, और आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो कल के मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डाल सकती है और क्या कुछ हम सीख सकते हैं उसको लेकर। तो चैनल पर अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओ। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।